चलिए भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है एक बार फिर से। अच्छा लग रहा है फिर से जुड़ के। तो आज जो रिवीजन हम बेसिकली करने वाले हैं वो चैप्टर्स का नाम है सीआरपीसी और आईपीसी। क्या नाम है? सीआरपीसी प्लस आईपीसी। ये दोस्तों हैं पुराने नाम, और आज की तारीख में इन्हें बोला जाता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्लस भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस और बीएनएसएस। ये दो चीजें हैं जो हमें पढ़नी है आज की तारीख में। अब कलेक्टिवली समस्या ये है, पहले बहुत ध्यान से पहले ये समझ लेना जो मैं बता रहा हूँ कि आईसीएसआई ने अभी तक इसका कोई भी स्टडी मैट रिलीज नहीं किया है ऑफिशियल, बट उन्होंने नोटिफिकेशन दी है कि ये एप्लीकेबल होंगे। मित्रों, संभावना ये है कि पुराने और इसके जो कॉमन टॉपिक्स है उस पे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि ये एक्ट का नाम नया है पर क्राइम तो वही है, तो कुछ कंटेंट्स इसके सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है। और हमें जो पढ़ना है स्पेसिफिकली, हमें जो चीजें कवर अप करनी है उसके बारे में हमारे सिर्फ सेक्शंस अलग होंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि सेक्शन तभी कोट करें जब याद हो, अदरवाइज इस चैप्टर के लिए अगर ये 10 से 12 नंबर या 14 मार्क्स में भी आए ये दोनों चैप्टर मिला के, तो हम सेक्शन अवॉइड कर देंगे। ठीक है? ठीक है, डन। तो हम जो शुरू कर रहे हैं वो शुरू इस तरीके से कर रहे हैं कि दोस्तों मैंने ना मॉड्यूल से, आपके मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 7 पे है लॉ रिलेटिंग टू क्राइम एंड इट्स प्रोसीजर, यानी कि आईपीसी और सीआरपीसी दोनों आता है। उसके अंदर जो टॉपिक्स है, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड, पावर ऑफ कोर्ट, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, समन एंड वारंट, समरी ट्रायल, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, फॉर्जरी और डिफेमेशन, ये सारी चीजें उसमें पूछी गई है और बताई गई है। ये सीआरपीसी और आईपीसी का मिश्रण है। ठीक है? तो भाई मैंने कोशिश की है कि मैं पुराने और नए लॉ को मिक्स करके उनके कंटेंट को निकाल के तुम्हारे लिए ये नोट्स प्रिपेयर कर दूं, जिससे मैं तुम्हें पढ़ाऊं। और जब तक तुम ये लेक्चर देख रहे हो या देखोगे तब तक तुम्हारे पास इसके नोट्स का पीडीएफ पहुंच जाएगा। ठीक है? तो आओ शुरू करें बिना समय खराब किए। सर्वप्रथम आप प्लीज अगर पॉसिबल हो और कंफर्टेबल हो तो मेरे साथ अपनी पर्सनल कॉपी में नोटिंग करते चलना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लेना। जो आईपीसी है उसका जुरिस्डिक्शन पूछा जाता है। किसका जुरिस्डिक्शन? आईपीसी का। किसका? आईपीसी का। जो कि अब किस नाम से पूछा जाएगा? नए एक्ट के नाम से। जुरिस्डिक्शन मतलब कहां कहां लागू होता है। आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड, भारतीय न्याय संहिता के नाम से अब ये पूछा जा सकता है। ठीक? बीएनएस के नाम से पूछा जा सकता है। तो भाई ये ज्योग्राफिकल एरिया या फिर और द सब्जेक्ट टू विच लॉ अप्लाइज इज डिफाइंड अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट लॉ, मतलब ज्योग्राफिकल एरिया या स्पेसिफिक सब्जेक्ट या टॉपिक्स जिस पे लॉ अप्लाई किया जाता है वो डिफाइंड है। क्लियरली अगर बात करूं तो आईपीसी की दो जुरिस्डिक्शन है, आईपीसी या बीएनएस जो भी आप बोलो। क्या दो जुरिस्डिक्शन है? पहला, एक तो इंट्रा टेरिटोरियल और एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। ठीक? इंट्रा टेरिटोरियल का तात्पर्य है हमारे देश के अंदर। इसके अंदर आपको क्या डिफाइन करना है पता है? हमारे देश के अंदर तो देश क्या है, टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और स्पेसिफिकली उसके लिए आपको ये 4 पॉइंट लिखना पड़ेंगे। क्या सर ये याद करना इंपॉर्टेंट है? भाई भेजे में होना चाहिए, उसने पेपर में भेज दिया तो लफड़ा हो जाएगा। एक क्राइम अगर आईपीसी के हिसाब से कमिट हुआ, थोड़ा स्पीड ज्यादा रहेगा दोस्तों, क्योंकि रिवीजन है और सब कुछ कवर करना है। ठीक है? कोर्ट्स चाहे तो उसको ट्राई कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द पर्सन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंसेस इंडियन नेशनल या फॉरेनर। इतना जरूर ध्यान रखना कि व्यक्ति इंडियन नेशनल है या फॉरेनर है। क्या है? जल्दी से, इंडियन नेशनल है या फॉरेनर है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर इंडिया के अंदर, टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्या नाम याद रखना है, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर ये अगर क्राइम हुआ है तो उसके ऊपर आईपीसी लागू होगा। सर विदेश का आदमी इंडिया में आके किसी का खून कर गया, लगेगा।
क्या हमारा आदमी इंडिया में ही खून कर रहा है? लगेगा। क्या हमारा आदमी लंदन में जाके कर रहा है? लगेगा, लेकिन वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में पढ़ाऊंगा, अभी पहले इस पे ध्यान रखो। इसमें आपको इतना याद रखना है, टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स व्हाट? टेरिटरी ऑफ इंडिया एज डिफाइंड इन आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नंबर 2, विद इन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। नंबर 3, एनी शिप या एयरक्राफ्ट ईदर ओन्ड और रजिस्टर्ड इन इंडिया। तीन चीज ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर इंडिया क्या है, उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री वगैरह डिफाइन किया गया है। टेरिटोरियल वाटर्स बोले तो इंडिया के मैप के बाहर जो 12 नॉटिकल माइल्स वगैरह की चीजें होती है वो सब भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। और कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट अगर इंडिया के द्वारा ओनरशिप में है या इंडिया में क्या है, रजिस्टर्ड है, तो इन दो परिस्थितियों में क्या होगा भाई, वो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर माना जाएगा। फटाफट से 3 पॉइंट बोलने का, मन में बोलो, जोर से बोलो, कैसे भी बोलो, साथ में बोलो। टेरिटरी ऑफ इंडिया आर्टिकल 1, फिर टेरिटोरियल वाटर A1 TW और शिप या एयरक्राफ्ट ओन्ड और रजिस्टर्ड इन इंडिया। ठीक है। एक्सेप्शंस क्या है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट किसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू नहीं की जा सकती दोस्त? प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑफ स्टेट ड्यूरिंग टाइम दे होल्ड ऑफिस। जिस समय तक प्रेसिडेंट या गवर्नर अपने ऑफिस में बैठे मतलब ऐसे नहीं कुर्सी लगा कि ये भैया ये कुर्सी में बैठ गया तो अपने ऑफिस में बैठे, वैसा नहीं। ठीक है, जब तक वो उस पोजीशन में है, जब तक वो एम्प्लॉयड है, तब तक नहीं हो सकता, उसके पश्चात हो सकता, होगा, बिल्कुल होगा। क्लियर? फॉरेन सोवरेन्स, राजदूत वगैरह लोग, ठीक है, एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स ऑफ फॉरेन कंट्री, ये 3 लोगों के खिलाफ ये आईपीसी नहीं लगेगा। आईपीसी या जो नया लॉ है, नया लॉ आएगा तो भी उसकी एप्लीकेबिलिटी सेम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कितने नंबर में आ सकता है? मिनिमम 4 नंबर में बनता है ये क्वेश्चन, 5-6 में भी आ सकता है। 6 के तो खैर क्वेश्चन आजकल बनना बंद हो गए, पर 5 में आ सकता है। वेयर क्राइम इज कमिटेड आउटसाइड टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर अगर कोई क्राइम हो रहा है तो सच पर्सन में बी ट्राइड एंड पनिश्ड बाय इंडियन कोर्ट्स। कब? बाय इफ द क्राइम इज कमिटेड बाय इंडियन नेशनल। अगर इंट्रा टेरिटोरियल है, हमने एग्जाम्पल क्लास में इसका क्या ले रखा हुआ है, हमारे घर के अंदर अगर हम मस्ती करें तो भी कुटेंगे, पड़ोसी मस्ती करे तो भी कुटेंगे। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मतलब बाहर गांव। दूसरे के घर में अगर हम जाके मस्ती करेंगे तो हम अपने घर आके कुटेंगे। मतलब इंडियन नेशनल वहां पे क्राइम करेगा तो यहाँ पे आके उसकी 12 बजेगी, लेकिन वहां पड़ोसी का बच्चा अपने घर की टीवी तोड़ रहा, हमें कोई लेना देना नहीं। फॉरेन नेशनल अगर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में कोई क्राइम कर रहा है, हमें उससे लेने देने मतलब नहीं। क्या इस पे केस स्टडी बन सकती है? हाँ सर, बिल्कुल बन सकती है। यहाँ तक क्लियर है? मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको इसमें डाउट आता है, आप प्लीज इसको रिवाइंड करके देख लीजिए। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मॉड्यूल में आपको मिलता है वो है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स हम सेक्शन 28-29 ऑफ सीआरपीसी में देखते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें इसका सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नए लॉ के हिसाब से सेक्शंस में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो लास्ट मूवमेंट पे हमको अदरवाइज चीजें फालतू फोकट नहीं करना है। हमें ये याद रखना है क्लास ऑफ क्रिमिनल कोड, ये मैंने डिटेल में भी दे रखी है कि सेशन कोर्ट है। अच्छा, सेशन कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो है ही भाई। हाँ, ये क्रिमिनल कोर्ट स्पेसिफिकली की बात की जा रही है कि हाई कोर्ट के पास सिविल जुरिस्डिक्शन भी है और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन भी है। तो हम जो स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? किसकी कर रहे हैं? क्रिमिनल कोर्ट्स की। तो इसलिए सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट का कोर्ट, उसमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वगैरह वगैरह चीजें आती है। तो हम इसको हमेशा अपने चार्ट से याद करते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, CJM असिस्टेंट सेशन जज, सुप्रीम कोर्ट। हमने कैसे याद किया था? 1, 3, 7, 10, एनी पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस में हाई कोर्ट का अप्रूवल, फिर एनी, इधर 5, 10 और ये। लेकिन ये लिमिट्स चेंज हो चुकी है, ये 15,000 25,000 हो चुकी है। एक बार जो मैंने क्लास नोट्स दिए हैं उसको भी गो थ्रू करना, ठीक है? उसके 2nd-3rd पेज पे ही है। अगर कोई व्यक्ति फाइन जमा ना करे तो जो मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकते हैं उसका 1/4 क्या है टोटल लिमिट का। जैसे मान लो अगर मेरी कैपेसिटी है कि मैं 1 साल की सजा सुना सकता हूं और मैंने 300 रुपए की फाइन लगाई, सामने वाले ने फाइन नहीं भरी, तो मैं उसको जितनी मेरी कैपेसिटी 1 ईयर के पनिशमेंट की उसका 1/4 मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकता हूं। पनिशमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन, मतलब पेनल्टी या फाइन जमा नहीं करने के बदले में मैंने क्या किया? जेल भेज दिया। कि पैसे नहीं दिए तो जेल भेज दिया गया।
इसके ऊपर इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन बनते हैं सर कि अगर हम अपनी लिमिट से ज्यादा अगर पनिशमेंट पास कर दे तो क्या होगा। ठीक है, पावर ऑफ कोर्ट पे आ जाते हैं। ये एकदम बीएनएसएस का नया टॉपिक है। नया तो नहीं बोलूंगा मैं, बट हाँ इसमें ज्यादा स्पेसिफाई किया गया है। पहला पावर होता है कोर्ट के पास सेंटेंसिंग पावर। सेंटेंसिंग पावर का तात्पर्य क्या होता है दोस्त? सेंटेंसिंग, ये सेक्शंस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सेंटेंसिंग पावर का तात्पर्य क्या होता है कि हर क्लास ऑफ कोर्ट के पास जेल भेजने का अधिकार है। सेंटेंसिंग पावर है, जेल भेजने का क्या है भाई? अधिकार है। तो बीएनएसएस स्पेसिफाई करता है सेंटेंसिंग पावर ऑफ ईच क्लास ऑफ कोर्ट। हर क्लास ऑफ कोर्ट का क्या हुआ, क्या है आपके पास में? सेंटेंसिंग पावर, मतलब जेल भेजने का अधिकार। आगे बढ़ेंगे। कोर्ट चाहे तो अलग अलग तरह की पनिशमेंट लगा सकता है, जिसमें इम्प्रिजनमेंट, फाइन, कम्युनिटी सर्विस। बीएसएसएस में बीएनएसएस में अपना कम्युनिटी सर्विसेज भी आ गई है, अब उसको भी रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। डेथ पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट, ये तो है ही। बीएनएसएस आउटलाइंस प्रिंसिपल ऑफ सेंटेंसिंग एम्फसाइजिंग प्रोपोर्शनलिटी एंड फेयरनेस। इसने प्रिंसिपल ऑफ सेंटेंसिंग को हाईलाइट किया। प्रिंसिपल ऑफ सेंटेंसिंग मतलब किन आधार पर, किन बेसिस पर क्या किया जा रहा है? सजा सुनाई जा रही है। आपको इतना ज्यादा डिटेल्ड याद करने की जरूरत नहीं है सर, डिटेल्ड नॉट रिक्वायर्ड। तो सर हम क्या याद रखें? हेडिंग्स के साथ अंदर का बेसिक टेक्निकल लैंग्वेज वाला कंटेंट। कैसा कि इट स्पेसिफाई, क्लैरिफाई द सेंटेंसिंग पावर ऑफ ईच क्लास ऑफ कोर्ट। ऐसे नहीं लिख सकते हम कि बीएनएसएस जो है इट प्रोवाइड सेंटेंसिंग पावर ऑफ कोर्ट। अरे क्या पावर ऑफ कोर्ट? प्रॉपर लिखो ऑफ ईच क्लास ऑफ कोर्ट। सबकी सेग्रीगेटेड पावर्स है। कैसी पावर्स है? सेग्रीगेटेड। सेग्रीगेटेड म्हणजे क्या? अलग अलग। आयो, ठीक है सर। आगे बढ़ेंगे हम अब। इन्वेस्टिगेशन पावर। इन्वेस्टिगेशन पावर क्या होता है? कोर्ट्स कैन सुपरवाइज एंड मॉनिटर इन्वेस्टिगेशंस ensuring that they are conducted lawfully and impartially। कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर सकते हैं और सुपरवाइज कर सकते हैं, ताकि वो क्या हो? लॉफुली कंडक्ट हो। क्या हो? लॉफुली कंडक्ट हो और इम्पार्शियली कंडक्ट हो। कैसे कंडक्ट हो सर? इम्पार्शियली। दो कीवर्ड आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। वो वारंट इश्यू कर सकते हैं, समन इश्यू कर सकते हैं, और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी आदेश पारित कर सकते हैं। कोर्ट पुलिस को भी डायरेक्ट कर सकता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करे और कलेक्शन ऑफ एविडेंस करे। ये कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे। ट्रायल के पावर। ये भाई वो वाले पावर है ना जो हमने एक केस की ट्रायल की प्रोसेस में नहीं पढ़ा था? इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद ट्रायल, उसके बाद डिसीजन, वो वाली चीज है ट्रायल पावर्स। के कोर्ट ट्रायल कंडक्ट कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, विटनेस को, एविडेंसेस को क्या कर सकता है? एडमिट कर सकता है। ये अक्विट कर सकता है या कन्विक्ट कर सकता है अक्यूज्ड पर्सन को बेस्ड ऑन द एविडेंस प्रेजेंटेड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बीएनएसएस आउटलाइन करता है प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग ट्रायल एंश्योरिंग दैट द अक्यूज्ड हैज अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड देमसेल्व्स। आवी गियो, चलो आगे बढ़। एपेलेटर रिविजनरी पावर। ये भाई हम बहुत सीपीसी वगैरह में भी बार बार पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर अपील भी फाइल की जा सकती है वेरियस कोर्ट को, और वो रिवीजन भी कर सकते हैं बहुत सारे केसेस में। और ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एडमिनिस्टर जस्टिस फेयरली एंड कंसिस्टेंटली। वापस लौट के चले, हमने जो अभी तक टॉपिक पढ़े हैं, हमने पढ़ा है एक तो यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ अपनी तरफ से जुरिस्डिक्शन का पॉइंट, जुरिस्डिक्शन अंडर आईपीसी वाला या जो भी नया लॉ है उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ चुके हैं। पावर ऑफ कोर्ट, ये तीन टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अब कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर हम पढ़ रहे हैं तो मैं आपको कुछ पुरानी चीजें याद दिलाऊंगा दोस्तों, कि हमने सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑफेंस पढ़े थे, फिर हम आगे बढ़े थे। तो हम फिर से वही चीज दोहराएंगे कि ऑफेंसेस कितने टाइप के होते हैं। आपको याद है, मुझे भी पता है, और इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप साथ में मन में बोलते चलो, जोर से बोलो, चीखो, चिल्लाओ। टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, दो कैटेगरी थी। हाँ जी, तीन चार बच्चों का तो मुझे पता है कि ये बिल्कुल मन में बोल रहे होंगे। बिल्कुल बोल रहे होंगे, 110% बोल रहे होंगे। नाम भी बताऊं? यार नहीं यार, सारे ही बोल रहे होंगे ऑलमोस्ट। अरे 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 सारे, चलो
on the basis of grant of bail or on the basis of warrant. बेल की ग्रांट के बेसिस पे दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं मित्र. पहला बेलेबल, दूसरा नॉन बेलेबल. Bailable offenses are those offenses which are shown bailable in first schedule of the act or any other law for the time being in force, or any other law for the time being in force लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है. Non bailable which are shown as non bailable first schedule or any other law for the time being in force. On the basis of grant of warrant में दो हैं, cognizable, non cognizable. कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं सर जो जिसमें पुलिस ऑफिसर हैज अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, ये मोर सीरियस नेचर के होते हैं. नॉन कॉग्निजेबल वो जिसमें पुलिस अथॉरिटी बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती. तो मित्र अगर टॉपिक देखा जाए तो इसके हिसाब से तो हमने कवर कर लिया कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. लेकिन मित्र इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इन ऑफेंसेस की कंप्लेन कैसे फाइल होती है. तो वो कंप्लेन वाली चीज हमने यहाँ पर अलग से लगाई है आपके पुराने नोट्स में से, तो हम वो पढ़ेंगे. इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, इसको हमने पार्ट्स में तोड़ा था और मेरे कुछ दोस्तों ने साथ में मिलकर मेरे याद भी कर रखा है ये क्लास में. तो हम उसमें आगे बढ़ेंगे कि इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस कैसे लिखी जाए और कैसे बोली जाए. दोस्त अगर कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल मतलब ज्यादा सीरियस वाले, तो इस केस में क्या होती है एफआईआर, और इस केस में क्या होती है इंफॉर्मेशन टू पुलिस. नए लॉ के हिसाब से इसमें एक 0 एफआईआर का फंडा भी आ गया है. क्लियर है दोस्त? पक्का? ओके. आपको गिरी हालत में याद नहीं भी रहना नए लॉ का, पुराना भी लिख के आओगे कुछ तो नंबर मिलेंगे. पर कंफ्यूजन की परिस्थिति में ऐसे क्वेश्चन को आखिरी में अटेम्प्ट करें. स्पीड का ध्यान रखें. रोज कम से कम 4 आंसर लिखना शुरू कर दो. नहीं लिखोगे बर्बाद हो जाओगे. मैं बोल रहा हूं, देखो बहुत मारूंगा मैं. हाँ, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, दोस्ती खत्म कर लो बाकी सब तो ठीक है. इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, तो भाई हर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल केसेस या ऑफेंस अगर ओरली दी हुई है किसी ऑफिसर को, कौन सा ऑफिसर, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, तो वो उसको काय में कन्वर्ट करेगा, राइटिंग में. कन्वर्जन को यहां पर क्या बोला जाता है, शैल बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग, शैल बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग बाय हिम. आपने उसको जाके ओरली बोला साहब साहब मैंने खून होते हुए देखा मरी गयो, तो वो क्या करेगा, उसको उस इंफॉर्मेशन को लिखित में नोट करेगा. काय में नोट करेगा, एक ऐसे फॉर्मेट ऑफ बुक में जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है. तो सब्सटेंस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन 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 अ बुक kept by such officer in such form as may be prescribed by state government. Clear? In this behalf. और जो भी व्यक्ति इंफॉर्मेशन देकर गया, every such information shall be signed by the person giving it. Shall be signed by the person giving it. फिर से क्लियर, यही लिखा होगा. हाँ, every such information shall be signed by the person giving it, और उसका सब्सटेंस उस किताब में रिकॉर्ड होगा. 1 2 3 पॉइंट बन गए. तीसरा कौन सा है, साइन वाला 3 नंबर पे लिखेंगे, उस किताब में लिखी जाएगी या दूसरे नंबर पे लिखेंगे. भाई पहले इंफॉर्मेशन आई, लिखित में करो. लिखित में कहां पे रखो, कहां पे रखो, जल्दी बोलो यार. अरे देखो ना यार, लिखा होगा कहां पे रखो, उस बुक में जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है. और उस मैं एंटर कर दी तो सामने वाले से क्या करा ले मेरे भाई, साइन करा ले. क्या करा ले, चलो आगे बढ़े. और ये इंफॉर्मेशन गिवन टू पुलिस ऑफिसर रिड्यूस्ड इन राइटिंग इज कॉल्ड एफआईआर. 4 पॉइंट हो गए मित्र, खत्म. कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इंक्वायरी कर सकता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट.
पर अगर आप किसी पुलिस वाले के पास गए और सर ने आपकी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करी, तो आप उस एरिया के रेलेवेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी महोदय को कंप्लेन करें। और अगर एसपी महोदय आपकी चीज से सेटिस्फाइड है, आपकी इंफॉर्मेशन से, उनको लगता है कि कोई ना कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, कोई ना कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो या तो वो स्वयं या फिर अपने किसी जूनियर सबऑर्डिनेट ऑफिसर को ऑथोराइज करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन चालू कर दे। ठीक है, क्लियर है, ये वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है ये। ओके। और इन्फॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस बहुत आसान है दोस्त। इसके अंदर वही 3 पॉइंट बन जाएंगे कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी उस ऑफिसर को अपनी जिस वो खाली उसी एरिया में उसी जुरिस्डिक्शन के अंदर देना पड़ती है। तो पहले तो ये लिखा होगा कि जो इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कमीशन ऑफ ऑफेंस विद इन लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो वो उसको सब्सटेंस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन को उस किताब में लिख लेगा जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है उस बिहाफ में। ठीक है, और रेफर कर देगा इन्फॉर्मेंट को, किसको? मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट के पास इन्फॉर्मेंट को भेजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सितारा लगा लेना। पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के ऐसी परिस्थितियों में इन्वेस्टिगेशन कतई नहीं कर सकता। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर केस 2 या 2 से ज्यादा ऑफेंसेस से रिलेटेड है और उनमें से एक भी क्या है? कॉग्निजेबल है, तो पूरा केस किसका बन जाएगा? कॉग्निजेबल। हिला डाला ना, सिंपल। आइए, मजा आएगा। चलिए आगे बढ़े। एक और इंपॉर्टेंट, भाई हाथ जोड़ू तुम्हारे, ये अरेस्ट और प्रिवेंटिव नॉन प्रिवेंटिव अरेस्ट या अरेस्ट विदाउट वारंट के केसेस याद रखना। सेक्शन 41 पुराने लॉ का है, लेकिन आप लोग इसको प्लीज पढ़ लेना। ठीक, प्रिवेंटिव अरेस्ट वो होता है जो ऑफेंस कमिट करने के पहले ही किसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति को, एक मिनट के लिए क्या कर लिया जाता है? अरे यार, जस्ट गिव मी अ मिनट, ब्लर काहे हो रहा है? किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाए तो वो क्या कहा जाता है? प्रिवेंटिव अरेस्ट। प्रिवेंटिव अरेस्ट मतलब a person may be arrested even before committing a crime, it is known as preventive arrest। इसमें पुलिस तभी अरेस्ट कर सकती है जब उनके पास लॉफुल अथॉरिटी हो। अनरीजनेबली लॉन्ग टाइम के लिए उसको डिटेन नहीं कर सकते, जज के पास ले जाना पड़ेगा। नॉन प्रिवेंटिव अरेस्ट, अरेस्ट विदाउट वारंट के 8 केसेस है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे गए हैं। जैसे कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, हाउस ब्रेकिंग की है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। क्या क्या? कॉग्निजेबल ऑफेंस, हाउस ब्रेकिंग, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, या ऐसा कोई एक्ट आउटसाइड इंडिया कमिट किया। आप जुरिस्डिक्शन पे चले जाओ कि बाहर गांव में ऑफेंस करके आया जो अगर इंडिया में किया होता तो पनिशेबल होता, तो भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। रिलीज कन्विक्ट है, उसने कोई ब्रीच ऑफ रूल कमिट किया है, उसके पोजीशन में ऐसी चीज मिली जो रीजनेबली या सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन है, जो पुलिस ऑफिसर को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में ऑब्स्ट्रक्ट करता है, या आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन से डिजर्टेड है, या जिसके अरेस्ट के लिए दूसरे पुलिस ऑफिसर से रिक्विजिशन आया है। ठीक, अरेस्ट कैसे होता है? तो ये उनको राइट मिले हुए पुलिस वालों को के फॉलो कर सकते हैं, उनको एक्चुअली टच और कन्फाइन कर सकते हैं उनकी बॉडी को, और अरेस्ट करने के कितनी देर बाद? 24 घंटे के अंदर पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। ठीक है मित्र, चलिए, क्या यहां तक आप लोगों को क्लियर है? आई होप समझ आ रहा होगा। इसके बाद काम की चीजें आती है समन्स केस और वारंट केस। कौन सी चीजें आती है? समन्स केस और वारंट केस। भाई आपको इस नोट्स में ये वाले जो हैं, जो मैं अभी दे रहा हूं, बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन के अंदर नए एक्ट के सेक्शन के साथ में लिखा हुआ है। एक्ट नहीं, इसको संहिता बोला जाता है वैसे, बट ठीक है, सेम चीज है। आप और हम ये जानते हैं, अब हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट और सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ चुके हैं, तो ठीक है। एक मिनट रुक जाओ बस, क्लियर। चलो, हाँ, तो समन जो है, समन मतलब बुलावा, किसके लिए? फॉर प्रोडक्शन ऑफ थिंग, मटेरियल और पर्सन, इसके लिए हो सकता है। विटनेस को भी समन हो जाता है। और अरेस्ट क्यों इश्यू होता है? अरेस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ पर्सन और सर्च, इसके अलावा अरेस्ट। समन एक रिटर्न ऑर्डर होता है रिक्वायरिंग पर्सन टू अपीयर बिफोर कोर्ट। सेक्शन 61 में फॉर्म ऑफ समन दिया है। जो भी
कोर्ट जो भी समन कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है, मतलब एवरी समन इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस संहिता शैल बी इन राइटिंग, लिखित में होना चाहिए, डुप्लीकेट में होना चाहिए, साइंड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स या सच अदर ऑफिसर जो हाई कोर्ट स्पेसिफाई करे टाइम टू टाइम, और उसमें सील होना चाहिए कोर्ट की। सेक्शन 61 में आप इसेंशियल्स ऑफ समन अपने नोट से पढ़ सकते हैं। सेक्शन 61 किसका है दोस्त? बीएनएसएस का। इसेंशियल्स ऑफ समन, जो वो 5-6 पॉइंट अपन ने पढ़े थे, मैंने आपको एक असली का समन दिखाया था, उसमें से देख के हम सीखे थे समन कैसे सर्व होता है। तो इसकी हमारे नोट्स में बहुत शानदार एक टेबल बनी हुई है कि समन कैसे सर्व होता है। कि अगर उसमें पुलिस ऑफिसर सर्व करेंगे, समन शैल बी सर्व्ड बाय पुलिस ऑफिसर या सब्जेक्ट टू रूल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो भी ऑफिसर ऑफ कोर्ट होगा या पब्लिक सर्वेंट होगा वो करेगा। अगर सामने वाला जिसको सर्विस की जा रही है वो नहीं मिला तो क्या करेंगे? ड्यू डिलिजेंस के बाद भी नहीं मिले तो डुप्लीकेट उसके एडल्ट मेंबर ऑफ हिस फैमिली को दे जाएगा। वो मेल मेंबर वाली रिक्वायरमेंट गई, एडल्ट मेंबर ऑफ हिस फैमिली को दिया जाएगा। वो भी नहीं हो तो क्या करेंगे? चिपका देंगे कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पे। कौन से पार्ट पे? कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पे। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका सेक्शन 64 में के वो चिपका के आ जाएंगे। वारंट पे आ जाते हैं। वारंट एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है, ऑथोराइज करता है पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी देता है टू अरेस्ट अ पर्सन एंड प्रोड्यूस देम बिफोर अ कोर्ट। कोर्ट के सामने क्या करने का? प्रोड्यूस करने का। कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने का राइट प्रोवाइड करता है। फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन, मतलब फॉर्म ऑफ वारंट और अरेस्ट, जो फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, वही इसमें भी आपको एसेंशियल्स ऑफ वारंट लिखना है कि राइटिंग में होना चाहिए, डबल कॉपी में होना चाहिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा सील्ड साइंड होना चाहिए, और सामने वाले का उस जो ऑफिसर उसको एग्जीक्यूट करने वाला उसकी डिटेल होना चाहिए, और ये तब तक इट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज कैंसल्ड बाय कोर्ट और अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड। 71 में पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, मतलब सामने वाले से अगर उसको वारंट पे अरेस्ट किया जाता है तो उससे बॉन्ड वॉन्ड साइन करवाया जाता है। कई बार वारंट में लिखा भी रहता है कि इतने रुपए का बॉन्ड साइन करवा दो और फिर छोड़ देना, जमानती वारंट होता है। मैंने दिखाया है क्लास में, आपको ब्लर करके जो भी है क्लाइंट्स के नाम अभी शो करना पॉसिबल नहीं है। वारंट्स टू होम डायरेक्टेड, किसको? पुलिस ऑफिसर को। एक या एक से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करता है। ठीक है, फिर होता है सर्च वारंट। वारंट ये पुराने उसमें भी सेक्शन 93 में था, इधर भी 93 में है। 93 से 105 तक इसकी चीज़ें आ गई है। सर्च वारंट कब इशू हो सकता है? जब व्हेन एनी कोर्ट हैज़ रीजन टू बिलीव कि जिस व्यक्ति को सेक्शन 91 में समन किया गया है या रिक्वेजिशन भेजी गई है 92 में, विल नॉट बी कंप्लाइड। हमने कोई डॉक्यूमेंट या थिंग प्रोड्यूस करने को बोला, वो ला ही नहीं रहा है, बोला है डॉक्यूमेंट लेके आओ, नहीं ला रहा है, तो हम सर्च कराएंगे वहां जाके। सिंपल। जनरल इंस्पेक्शन की जरूरत हो या फिर कोई वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है और कोर्ट को लग रहा है कि कोई प्रॉपर्टी स्टोलन है या कोई जानबूझ के छुपा रहा है, ये उसमें से पुराने नोट से देख सकते हो। फिर है समरी ट्रायल। दोस्तों इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ याद करने की चीज क्या है कि कौन समरी ट्रायल कर सकता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर सकता है या कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जिसको हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली एम्पावर किया है। कौन कौन से ऑफेंसेस कर सकता है? कौन से ऑफेंसेस कर सकता है? शॉर्ट ड्यूरेशन वाले या फाइन वाले? शॉर्ट ड्यूरेशन कितनी? अप टू 2 years वाले। प्रोसीजर क्या है? सिंप्लीफाइड है, रिकॉर्ड एविडेंस होते हैं, जजमेंट पास हो जाता है। सामने वाले को रिप्रेजेंट करने अपोजिट पार्टी को ज्यादा चांस नहीं देते क्योंकि सिंपल केस जैसे फाइन वाइन, ये ट्रैफिक सिग्नल वाले जो केसेस होते हैं। ठीक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की नई चीज है, कुछ 5-6 ऑफेंसेस की लिस्ट है दोस्तों, जैसे थेफ्ट। थेफ्ट बोले तो चोरी। whoever intending to take dishonestly any movable property out of possession of any person without that person's consent, आगे क्या? moves that property in order to such taking, it shall be amounted to theft, चोरी मानी जाएगी। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में सबसे पहला ऑफेंस ये है कि कोई किसी की सिंपली कोई डिसऑनेस्टली किसी की प्रॉपर्टी का पोजेशन ले रहा है विदाउट हिज नॉलेज और उससे वो चीज दूर ले जाना चाह रहा है अपने बेनिफिट के लिए, तो चोरी है। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी संपत्ति के खिलाफ क्राइम में पहला है थेफ्ट, दूसरा एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन आपको सबको पता है कि किसी को इंजरी का या कोई भी इलीगल एक्ट का थ्रेट देके उसके मन में फियर डाल के अगर उससे कोई भी मनी या वैल्यू ऑफ मनी या एनीथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी उससे ले ली जाए, इट्स सब्जेक्ट, तो ये बोला जाता है कि वो उसने एक्सटॉर्शन कमिट किया। ठीक है, इसमें
फियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड है, कीवर्ड है कि सामने वाले को अगर आप डराओगे नहीं और पैसा ले रहे हो तो फिर वो, मतलब डराना ज़रूरी है, चमका के ही पैसा ले, हफ्ता वसूली काइंड ऑफ चीज़ है। रॉबरी और डकैती आप सबको पता है, थ्रेट ऑफ वायलेंस होता है इसमें। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये आगे चल के हम वापस पढ़ते ही हैं, एक पूरा सेक्शन है। मिसचीफ, किसी की प्रॉपर्टी में डैमेज क्रिएट करना। फिर ये आपके 3-4 क्राइम्स है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जो आपके ओल्ड जो चैप्टर जो आपकी किताब में प्रिंटेड है भाई, इसका मैं सिर्फ अभी ओवरव्यू दूंगा। बचे हुए टॉपिक्स के साथ एक और लेक्चर लेके मैं वापस आऊंगा, इफ रिक्वायर्ड ओनली। फिर हम आगे बात करेंगे। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आप अगर पढ़ें तो इसेंशियल इंग्रेडिएंट से पढ़िएगा आपकी किताब से, कि भाई अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी कोई प्रॉपर्टी एंट्रस्ट की, कीवर्ड क्या ध्यान रखना है, एंट्रस्ट की, कि मैंने आपको अपनी संपत्ति दी और आपने वो प्रॉपर्टी, द पर्सन सो इंटरेस्टेड मस्ट यूज दैट प्रॉपर्टी, आपने वो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके मुझे वापस देना था, बट आपने उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर दिया इस तरीके से कि हमारा जो ट्रस्ट बीच में क्रिएटेड था। फॉर एग्जांपल आपने मुझसे मेरा फोन लिया कि सर फोन दो, एक कॉल करना है, आपने कॉल किया और कॉल करके मुझे वापस देना था, आपने दिया ही नहीं, आपने अपनी जेब में रख लिया या कैच कैच खेल रहे हो, दूसरे को टाइम पास कर दिया। तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, किसी के भरोसे का सत्यानाश करना। ठीक, ये एसेंशियल एलिमेंट से ही पढ़ना, इसके अलावा इसमें ज्यादा काम की चीज नहीं है। दो केस लॉ इंपॉर्टेंट है, एक कौन सा कि एक ने वो टीचर ने वो नहीं दे दिया था सर्टिफिकेट, उसमें वो ये नहीं लिखा था कि स्कूल सर्टिफिकेट देने के लिए ऑथोराइज्ड है, तो वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं माना गया था। और एक चेक बाउंस वाला केस था, ये बग्गा सिंह वाला, देख लेना प्लीज, एक बार प्लीज रीड कर लेना। ठीक है, फिर आपका है चीटिंग। चीटिंग भी सिंपल के कोई किसी को डिसीव कर रहा है फ्रॉडुलेंटली और दूसरे व्यक्ति को इंटेंशनली डिसीव कर रहा है और इंड्यूस कर रहा है टू डिलीवर सम प्रॉपर्टी और टू डू एन एक्ट, और जो भी इंड्यूसमेंट है वो फ्रॉडुलेंट या डिसऑनेस्ट है, तो वो चीटिंग कहलाता है। बहुत डिटेल चीज़ें इसमें से आने की संभावना नहीं है, पर केस लॉ आ सकता है। ठीक है, डिसेप्शन और अपना फ्रॉडुलेंट इंड्यूसमेंट इस टाइप के कीवर्ड है जो क्वेश्चन की केस स्टडी हाईलाइट करवाते हैं। फिर है फॉर्जरी। फॉर्जरी मतलब फॉल्स डॉक्यूमेंट, इसमें याद रखना नए लॉ के हिसाब से ये बिल्कुल आने की संभावना है, बिल्कुल आने की संभावना है कि कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट या फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए तो वो भी फॉर्जरी मानी जाती है। मतलब जो पुरानी फॉर्जरी की डेफिनेशन है वो तो बहुत बहुत पुराने लॉ की है, और अब आईटी एक्ट आ चुका है, तो आईटी एक्ट के हिसाब से इसमें भी अमेंडमेंट कर दिया गया है। क्या यहाँ तक क्लियर है? ये क्या अक्यूज ने क्या किया है, मस्ट हैव मेड अ फॉल्स डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या पार्ट ऑफ इट, पुराने लॉ में भी था इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का। वैसे इंटेंशन ऑफ मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट में भी एज फॉलोज, टू कॉज डैमेज, इंजरी टू पब्लिक, टू सपोर्ट एनी क्लेम या टाइटल, सेपरेट अ पर्सन फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, या टू कमिट अ फ्रॉड। इसकी पनिशमेंट्स, ये जो चीजें हैं ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली कवर अप करनी है। डिफेमेशन, इसके टाइप्स, और डिफेमेशन इसके टाइप्स, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है एक और, एक्सेप्शंस, कि क्या डिफेमेशन नहीं माना जाता है। और एक आईपीसी में अपने नोट्स में आपको मिलेगा जनरल एक्सेप्शंस, ये भी आप पढ़ के रखिए। कुछ दिनों बाद रिवीजन खत्म होने के पश्चात मैं आपको कुछ टॉपिक्स की लिस्ट और दूंगा हर बार की तरह, जिसे आप पढ़ेंगे। तो ये था हमारा सीआरपीसी आईपीसी। कृपा करके इन नोट्स को खोल के और वो आपकी किताब को खोल के बैठिएगा। अगर आप लेक्चर लैपटॉप में देख रहे हैं तो फ़ोन में ये वाले प्रिंट पीडीएफ नोट्स खोल लीजिएगा और साइड में अपनी किताब खोल लीजिए। अगर आप फ़ोन में लेक्चर देख रहे हैं तो कृपा करके ये पीडीएफ लैपटॉप में खोल लीजिएगा और अपनी किताब साथ में खोल के रखें। सारी चीज़ें एक साथ देखें, तभी ये ढंग से समझ आएगा और कम समय में पूरा कवर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑल द वेरी बेस्ट। लगे रहो, आग लगा दो। सी यू इन द कमिंग लेक्चर। ठीक है, चलो बाय बाय।